जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जो है क्या पढ़े थे, अच्छा ओके, वेस्ट इंडिया के साइड का यानी राजस्थान और गुजरात के साइड्स के जो टेंपल थे उन टेंपल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, और बाकी अब जो बचे हुए टॉपिक है उसमें हम लोगों को आसाम, बंगाल, उड़ीसा इन सब का पढ़ना है। जो हिल्स एरिया पे टेंपल्स थे उनका पढ़ना है और साउथ इंडिया में जो टेंपल बने थे उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 3 टॉपिक बच रही है इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया का। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम लोग ईस्ट इंडिया के साइड का टेंपल का पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया के साइड जो टेंपल थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जनरली अगर हम लोग देखें तो ईस्ट इंडिया में हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और उड़ीसा, इन 3 जगह के टेंपल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के टेंपल्स के बारे में, बंगाल के टेंपल के बारे में और उड़ीसा के टेंपल्स के बारे में जानना है। अगर इन तीनों के टेंपल्स के बारे में बात की जाए, इन तीनों जगह के, तो इन तीनों जगह के टेंपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तीनों जगह के टेंपल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो हर जगह के टेंपल में डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये कौन कौन से डिफरेंस है इन टेंपल्स में, ये हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और अगर बात की जाए ओवरऑल तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो बंगाल में टेंपल्स हैं, यहाँ पे टेराकोटा का मेन यूज़ होता था। ठीक है, टेराकोटा का मेन यूज़ किया जा रहा है। बंगाल में जो टेंपल का कंस्ट्रक्शन होता था उसमें 7th सेंचुरी तक, कब तक, 7th सेंचुरी तक जो है बंगाल में टेराकोटा का यूज़ किया जाता था टेंपल के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग बंगाल की और बात करें, जो बंगाल में टेंपल है वहाँ पे टेंपल्स के लिए एक अलग स्कूल का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जो मतलब वहाँ पे टेंपल के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, कैसे है, किस तरीके से होगा, इसके बारे में एक वहाँ पे स्कूल बना। और अगर बंगाल और आसाम की बात की जाए तो बंगाल प्लस आसाम, इन 2 जगह पे एक कॉमन चीज़ हम लोगों को ये देखने के लिए मिलती है कि इन दोनों जगह पे स्कल्पचर्स बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, तो जो स्कल्पचर्स हैं वो बंगाल और असम में बहुत सारे मिले हैं। बंगाल में 7th सेंचुरी तक टेराकोटा का यूज़ होता था। ठीक है, ये एक ओवरव्यू हो जा रहा है जो हम लोगों को ईस्ट इंडिया के आसपास के टेंपल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बंगाल और उड़ीसा में एक कॉमन चीज़ क्या थी, स्कल्पचर्स यहाँ पे थे, मूर्तियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिली हैं, एक ये कॉमन चीज़ है ना। और इन सब में डिफरेंस भी है, लेकिन एक जो कॉमन है बंगाल और उड़ीसा में वो ये था कि सॉरी, बंगाल और आसाम में, नॉट उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का, यानी हम लोग बात कर रहे हैं आसाम की। ठीक है, तो आसाम और बंगाल में एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। बंगाल का एक ख़ास बात ये है कि 7th सेंचुरी तक जो भी बंगाल में कंस्ट्रक्शन हुआ है वो टेराकोटा से हुआ है, उसके बाद चेंज हो गया और बंगाल का अपना एक स्कूल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल हल्की सी जानकारी हम लोगों को मिली है ईस्ट इंडिया के टेम्पल्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आसाम के बारे में। अगर हम लोग असम की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि असम में स्टार्टिंग में, यानी लगभग 10th सेंचुरी तक, ठीक है, असम में 10th सेंचुरी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी टेंपल वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है
इसमें कहीं ना कहीं गुप्तास की झलक दिख रही है हम लोगों को, है ना। जो गुप्ता रूलर थे उनकी झलक यहाँ पे 10th सेंचुरी तक जितने भी टेम्पल्स बने हैं वो सभी गुप्ता स्टाइल में बने हुए हैं, ठीक है। अब 10th सेंचुरी के बाद की अगर बात की जाए असम में, तो 12th से लेके 12th से 14th सेंचुरी तक आसाम का अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप हुआ, ठीक है। यानी 10th सेंचुरी तक जब से गुप्ताज रूल करना शुरू किए तब से लेके 10th सेंचुरी तक असम में हम लोगों को गुप्तास का कहीं ना कहीं डोमिनेंस देखने के लिए मिला, या फिर ये देखने के लिए मिला कि गुप्तास का जैसे जो आर्किटेक्चर स्टाइल था लमसम वैसा ही यूज़ हो रहा है। लेकिन 12 से 14 सेंचुरी जब आती है तब हम लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो असम है वहाँ के लोग अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप कर लिए हैं। हुआ क्या कि इस टाइम पीरियड में बर्मा से कुछ लोग आए, ठीक है, बर्मा, इंडोनेशिया, इन सब जगह से कुछ लोग आए, और इस टाइम पीरियड में बंगाल में पाला डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। पाला डायनेस्टी और जो बर्मा से लोग आए हुए थे इन लोगों ने एक नई स्टाइल क्रिएट की टेम्पल कंस्ट्रक्शन की या फिर आर्किटेक्चर की। उसी स्टाइल को आगे चल के हम लोगों ने बोला अहोम स्टाइल। उसी स्टाइल को क्या बोला गया? अहोम स्टाइल बोला गया। और ये आसाम के जो गुवाहाटी वाला रीजन है, ठीक है, आसाम में है जगह गुवाहाटी, आसाम और गुवाहाटी के आसपास के रीजन में इसी स्टाइल में टेम्पल बनना शुरू हुआ, ठीक है। और इस स्टाइल का एक टेम्पल हम लोग देखते हैं 17th सेंचुरी में, ठीक है। 17th सेंचुरी में आसाम में एक बहुत फेमस टेम्पल बनता है और उस टेम्पल का नाम है कामाख्या टेम्पल, ठीक है। तो आसाम का जो सबसे फेमस टेम्पल है उस टेम्पल का नाम है कामाख्या टेम्पल, जो कि 17th सेंचुरी में बना है अहोम स्टाइल का, ठीक है। अहोम स्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं बर्मा और पाला डायनेस्टी मतलब जो बंगाल में रूल कर रहे थे वो, और बाहर से कुछ इंडोनेशिया, बर्मा से लोग आए हुए थे, ये दोनों ने मिलकर एक नई स्टाइल तैयार की, है ना, 12 से 14 सेंचुरी के आसपास। और उसी स्टाइल को आगे चल के अहोम स्टाइल बोला गया। और इसी अहोम स्टाइल में 17th सेंचुरी में एक कामाख्या देवी का टेम्पल बना है जो कि एक शक्तिपीठ है। ये क्या है? कामाख्या टेम्पल क्या है? शक्तिपीठ है, यानी यहाँ पे देवी की पूजा होती है, ठीक है। तो कामाख्या जो है वो आसाम का सबसे फेमस टेम्पल है, ठीक है। तो आसाम के बारे में इतनी ही चीज़ ध्यान रखनी है। अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है बंगाल का। अगर बंगाल के बारे में बताया जाए, है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बात हो रही है बंगाल प्लस बिहार, इसके आसपास वाला जो रीजन है ना, बंगाल और बिहार के आसपास वाला जो जगह है वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे बंगाल और बिहार में भी अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, यानी 9th से लेके 11th सेंचुरी तक का देखा जाए, अगर 9 से लेके 11th सेंचुरी तक की अगर बात करें हम लोग, तो 9 से 11th सेंचुरी तक हम लोग ये देखते हैं कि पाला स्टाइल जो था, ठीक है, पाला स्टाइल का आर्किटेक्चर या स्कल्पचर्स वगैरह यूज़ किया जा रहा है बंगाल, बांग्लादेश और बिहार के आसपास वाली जगह पे, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता है और टाइम आ रहा है लमसम 11 से 13 सेंचुरी के आसपास का जब टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे एक नई डायनेस्टी आती है रूल करने जिसका नाम है सेना किंग्स बोला जाता है इनको, ठीक है। ये हिंदू थे। इन लोगों ने भी एक नई स्टाइल निकाली, है ना। इन लोगों ने भी क्या किया, एक
नई स्टाइल निकाली। तो जो 11th और 13th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं या स्कल्पचर्स वगैरह हैं वो इनके स्टाइल में बन रहा है जैसा ये बनाना चाहते थे, क्योंकि जो जैसे रूल करेगा वो अपने हिसाब से, उसको जैसा अच्छा लगेगा, जो आर्किटेक्चर अच्छा लगेगा वो उस हिसाब से ही बनवाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो पालाज ने बनवाया है वो फेमस है, ठीक है। वो क्या है, पालाज ने जो टेम्पल्स वगैरह बनवाए हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे पालाज के टाइम का एक बनवाया हुआ है सिद्धेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है। ये जो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है ये बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब इस टेम्पल की जो खास बात है वो इसका शिखर है। इसका जो शिखर है ना, जो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है, ठीक है, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल का शिखर जो है वो थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। वो कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये नीचे जो है आपका बन गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे रूम या दरवाजे वगैरह बने हुए हैं इसमें, ठीक है। फिर इसका शिखर जो है ये थोड़ा सा इस टाइप का है, ये थोड़ा सा ऐसा गया हुआ है, यानी थोड़ा सा कर्व जैसा है, ये ऐसा कर्व टाइप का शिखर है इसका, ठीक है। इस कर्व शिखर के ऊपर आप लोगों को बताए थे फिर ऐसा गोल सा रखा रहता है पत्थर का बना हुआ, इसको हम लोगों ने क्या बनवाया था, क्या बताया था इसका नाम, ठीक है। ये फिर रखा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा है। तो ये जो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इसका शिखर है वो थोड़ा सा कर्व्ड है, उसके ऊपर अम्लका जो है वो काफ़ी बड़ा है ना। और ये पालाज ने बनवाया था और ये काफ़ी फेमस है वहाँ पे, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए जो आगे हम लोगों को पढ़नी है वो ये कि कुछ ऐसा ही टेम्पल हम लोगों को उड़ीसा में भी बना हुआ दिखेगा। तो उड़ीसा वगैरह में भी इसी स्टाइल से टेम्पल वगैरह बने हैं, ठीक है। एक बार आप लोग ये सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को इसकी इमेज कुछ ऐसी ही दिखेगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर अगर आगे हम लोग चलें तो अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि बंगाल में ना बहुत सारे टेम्पल्स थे। बंगाल में अगर बात किया जाए या उसके आसपास के रीजन्स की बात की जाए, जैसे यहाँ पे एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल थे, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स थे। लेकिन हुआ क्या कि इस डिस्ट्रिक्ट के पास में ना डैम बना और डैम की वजह से बहुत सारे टेम्पल जो है वो उसी में डूब गए या सबमर्ज्ड हो गए। डैम बनने के बाद वहाँ के आसपास के रीजन में वो सारे टेम्पल डूब गए। लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे टेम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि 9 से लेकर 12th सेंचुरी तक के बने हैं, ठीक है। 9 से लेकर 12th सेंचुरी तक के बने हुए टेम्पल बहुत सारे डैम की वजह से डूब गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं या ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। बंगाल में एक और जो फेमस चीज़ है वो है बंगाल का हट, ठीक है, बंगाली हट जो झोपड़ी वगैरह बनती है इस टाइप की, ये जो झोपड़ी वाला शेप ऐसा दिखता है ना, ये कहीं ना कहीं बंगाल से इंस्पायर है। और उसके बाद फिर ये ऊपर एक अलग सा भी ऐसा बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इमेज आप लोग सर्च करिएगा गूगल पे बंगाली हट या बंगाल हट, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं या आर्ट वगैरह में देखा जाता है कि इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके, इस बंगाली हट से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके टेम्पल्स या फिर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो सारी बनी हुई हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि बंगाली हट जो है वो क्या है, कैसे है। जनरली होता क्या है कि
जो बंगाल का हट होता है ना, वो बम्बू से बनता था। किससे बनता था? बम्बू। बम्बू से इसकी छत बनती थी, और फिर धीरे 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 ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक तरीके से दिखता है। जब आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा इमेज पे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर ये जो बंगाली हट है धीरे धीरे जो है ये फेमस होने लगा। और जब दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड आया, यानी मेडाइवल हिस्ट्री जब आई, सल्तनत पीरियड आया, तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया में फैलाया गया। ठीक है, इस स्टाइल को या ये जो फीचर था बंगाली हट का, उसको जो है सल्तनत पीरियड में अडॉप्ट किया गया। और यहाँ तक कि जो मुगल्स टाइम पीरियड की बिल्डिंग्स बनी हैं उसमें भी ऐसा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और नॉर्थ इंडिया में भी ये जो है जो हट बनता था वो नॉर्थ इंडिया में भी आया, और उसको नाम दिया गया बंगला रूफ। बंगला रूफ, बंगाल की बनी हुई छत जो है वो बंगला रूफ, जो हट वगैरह बनते थे उससे इंस्पायर होके। ठीक है, फिर अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि बंगाल में क्या हुआ था, टेराकोटा का यूज़ होने लगा था। यहाँ पे पढ़े थे हम लोग, बंगाल में टेराकोटा का यूज़ हो रहा था, है ना। बंगाल में टेराकोटा का यूज़ हो रहा था। फिर बंगाल के आर्किटेक्चर में टेराकोटा ब्रिक्स की एंट्री होती है। टेराकोटा ब्रिक्स की एंट्री होती है, और इस टेराकोटा ब्रिक्स से जो है टेम्पल्स वगैरह बंगाल में बनना शुरू होते हैं। ठीक है, बंगाल और बांग्लादेश, कहाँ कहाँ? बंगाल प्लस बांग्लादेश। ठीक है, बंगाल और बांग्लादेश में टेराकोटा के बने हुए ब्रिक्स की टेराकोटा ब्रिक्स टेम्पल्स बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इस टेक्निक में बम्बू हट जो होता था, है ना, यहाँ पे जो बताए थे बम्बू से बन रहे हैं हट बंगाल के, वो जो बम्बू हट होता था उस टेक्निक को भी यहाँ पे देखा गया। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ ऐड हुई, जैसे पालास के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था उसको ऐड किया गया। ठीक है, बंगाल का जो बम्बू रूफ का आर्किटेक्चर था उसको ऐड किया गया। ठीक है, टेराकोटा के बने हुए ब्रिक्स को यूज़ किया गया, इन सब को यूज़ किया गया। और अलग अलग तरीके के आर्चेस, डोम्स, है ना, ये सब। और इंडिया में इस टाइम तक इस्लाम भी आ गया था, तो जो इस्लाम का आर्किटेक्चर है, इन सब का जो है मिक्स करके एक नई आर्ट फॉर्म डेवलप होती है बंगाल में, और वो बहुत खूबसूरत दिखती है। इसीलिए जब भी आप बंगाल या कलकत्ता को देखेंगे तो वहाँ के जो पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ के बने हुए बंगले हैं, वो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो किसी एक आर्किटेक्चर के बेसिस पे नहीं, उसमें अच्छे अच्छे बहुत सारे मिक्स करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो बंगाल के बारे में ये इतनी ही चीज़ है। ठीक है, अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो कहाँ का पढ़ना है? उड़ीसा का। अगर उड़ीसा के टेम्पल्स के फीचर की बात की जाए तो ये 3 चीज़ें उड़ीसा के टेम्पल में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला है एकापिदा, दूसरा है इदा द्वेल, और ककरा। ठीक है, ये 3 जो है मेन फीचर्स हैं, उड़ीसा के टेम्पल के। ठीक है, उड़ीसा का जो मेन आर्किटेक्चर फीचर्स है ये 3 चीज़ होता है। इसको जो है हम लोग जिस भी टेम्पल में ये तीनों चीज़ हम लोगों को दिखती है, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, वो है कलिंग आर्किटेक्चर। कलिंग आर्किटेक्चर। तो अगर कभी एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया कि ये जो तीनों नाम लिखे हुए हैं वो किस आर्किटेक्चर से हैं, तो वो कलिंग आर्किटेक्चर से। या फिर अगर ये तीनों नाम लिख के पूछ दिया कि ये कौन से स्टाइल के मेन फीचर है, कहाँ पे बनता है ऐसा, तो उड़ीसा में बनता है। ठीक है, अब एक एक करके ये इन तीनों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले
इसमें क्या होता है कि जो शिखर होता है ना, वही पूरा टेम्पल को गर्भगृह से ऐसे जोड़ा रहता है। शिखर के ही अंदर गर्भगृह होता है, यानी जो गर्भगृह होता है वो शिखर के अंदर होता है। ठीक है, अभी इमेज दिखाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी बस ऐसे ही नॉर्मल सा एक ओवरव्यू ले लीजिए कि किसका मतलब क्या होता है। फिर दूसरी जो चीज़ है पिता द्वैल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मंडप की तरह होता था। ठीक है, ये मंडप की तरह होता था और ये एक स्क्वायर बिल्डिंग होती है मंदिर के इसके आगे। ठीक है, इसके आगे होती है, मंडप की तरह होती है। यहाँ पे जो है जितने भी पूजा करने वाले लोग होते हैं, जो वर्शिप करने वाले लोग हैं, या फिर अगर मंदिर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, डांस वगैरह हो रहा है, तो वो ये सब यहीं पे होता था। ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे आखिरी वाला खक्रा, इसका मतलब क्या होता था? ये बेसिकली अगर इसको हम लोग इमेज में देखेंगे तो ये पिरामिड शेप का एक दिखेगा हम लोगों को। ठीक है, पिरामिड शेप जैसा बना होता था, ये टेम्पल के सबसे आगे होता है। तो एक हम लोग इमेज देखते हैं। ठीक है, उस इमेज से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, हम इमेज ऐड करते हैं। देखो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रेखा द्वैत। ये डायरेक्ट ऐसा हो जाता है, ये शिखर एक ही बिल्डिंग का रहता है। जैसे बाकी सब जगह हम लोग क्या पढ़े कि ऐसे नीचे गर्भगृह बना रहता है, फिर उसके ऊपर शिखर रहता है, इस तरीके से। लेकिन इधर कलिंग में या फिर उड़ीसा में डायरेक्ट ये नीचे से ही शिखर उठता है, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ये हॉल पिता द्वैल। ठीक है, फिर ये। अब इन तीनों को हम लोग एक टेम्पल में देखते हैं किस तरीके से होता है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये जो शिखर है ये डायरेक्ट नीचे से आया है ऐसे। ये देखो, ये नीचे से ही डायरेक्ट बना है। इसी शिखर के ही अंदर गर्भगृह होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ठीक, फिर इसके आगे एक हॉल जैसा रहता है। ये जो है ऐसा रेक्टेंगल या स्क्वायर में हॉल जैसा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? फिर उसके बाद आगे ये एक इस तरीके का बना हुआ रहता है ना, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है इसको कलिंग आर्किटेक्चर बोला जाता है, या उड़ीसा में जो टेम्पल्स हैं वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बने हैं। ये तीन मेन फीचर्स होते हैं, ये याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों जो है याद रखना चाहिए आपको। अब आगे चलते हैं हम लोग। उड़ीसा में जो सबसे फेमस टेम्पल है जिसको हम लोगों को पढ़ना है अभी, उसका नाम है सन टेम्पल। ठीक है, उसका नाम क्या है? सन टेम्पल। एक मिनट वेट करना,
हम सन टेम्पल उड़ीसा वाले की इमेज लेके आते हैं, उसकी इमेज सामने रहेगी तो वो समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। ठीक है, ये 3 इमेज है सन टेम्पल की। एक ये, फिर ये इसकी बाहर की दीवारें, और ये एक और सन टेम्पल का इमेज। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो सन टेम्पल है ये उड़ीसा वाला, ये 1240 में बना था। ठीक है, और ये स्टोन का बना हुआ है। किस चीज़ का बना है? स्टोन का बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता था कि इस टेम्पल का जो शिखर है, ठीक है, जो शिखर था वो अराउंड 70 मीटर ऊंचा था। 70 मीटर ऊंचा था, जो कि 19th सेंचुरी में टूट गया था। ठीक है, 19th सेंचुरी में ये टूट के गिर गया था। ठीक है, 1240 का बना हुआ 1240 का बना हुआ टेम्पल, जिसका शिखर 70 मीटर टॉल था, वो 19th सेंचुरी में गिर रहा है और स्टोन का बना हुआ। इसका मतलब आप लोग अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि ये टेम्पल कितना मजबूत तरीके से बना होगा। ठीक है, कि 1240 में बना था और इधर भी जाके टूट के गिरा है। ठीक है, तो ये बात सबसे पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, जो टेम्पल उड़ीसा में बनते हैं उसकी जो बाहर की दीवारें होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से कार्व्ड की गई है। जैसे ये सन टेम्पल की बाहर की दीवारों को देखिए, ये बाहर की दीवार है। ठीक है, कितने अच्छे से इस पे कार्विंग की गई है, कितने अच्छे तरीके से ये स्टोन पे कार्विंग किया गया है। ठीक है, एक ये चीज़ जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि जब भी कोई भी टेम्पल बनता है उड़ीसा में, वो जनरली स्क्वायर लैंड में ही बनता है। ठीक है, वो कौन सी लैंड होनी चाहिए? स्क्वायर लैंड होती है जनरली। ठीक है, उसके ऊपर बनता है। ये 3 बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जो सन टेम्पल की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इसकी दीवार भी बाहर से बहुत अच्छे तरीके से कार्व है। ठीक है, उस पर जो है ये रथ के शेप में बना हुआ है, रथ के पहिए वगैरह है इस पर। ठीक है, ये सारी बात जो है आप लोगों को पता होना चाहिए।
ठीक है। ऐसे शायद 12 पेयर्स हैं, ठीक है, 12 पेयर्स हैं और ये रथ के शेप में बना है और कहा जाता है कि ये सन गॉड है, सन गॉड का टेम्पल है और ये सन गॉड का रथ है जिसको सन गॉड चला रहे हैं। इसमें 12 पहिए बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए उड़ीसा के इस सन टेम्पल के बारे में। और एक चीज़ और है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, सबसे आखिरी चीज़, कि जो उड़ीसा में टेम्पल होते हैं ना, उनके जो शिखर होते हैं, जो शिखर होते हैं इसको ड्वेल बोला जाता है, ठीक है, DEUL। और ड्वेल के आगे जो मंडप जैसा बताए थे आप लोगों को, उस मंडप को क्या नाम दिया जाता है? जगमोहना, ठीक है। यानी ये जो है, जब ये तो टेम्पल के आर्किटेक्ट का स्टाइल है, ठीक है, लेकिन ये जो शिखर है, इस शिखर को क्या बोला जाएगा? ड्वेल बोला जाएगा, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको जगमोहना बोला जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। और इसके आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो हिल्स के टेम्पल के बारे में पढ़ना है। अगला कौन सा पढ़ना है? हिल, द हिल्स। देखो, अगर हिल्स की बात करें तो इंडिया में 3-4 जगह है जहाँ का हम लोगों को पढ़ना है। पहला है कुमाऊं, दूसरा है घरवाल, हिमाचल और कश्मीर। ये चारों जगह के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कुमाऊं, घरवाल, हिमाचल, कश्मीर, ये 4 जगह हैं जहाँ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और अगर यहाँ के हिल्स पे जो टेम्पल्स बने हैं तो जनरली ये हिंदुइज़्म से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जनरली ज़्यादातर इसमें कौन सा है? हिंदुइज़्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हिल्स की, ठीक है, पहाड़ों पे। तो पहाड़ों का याद करो, बचपन की ड्राइंग ऐसे ऐसे हम लोग पहाड़ बनाते थे, है ना, और फिर यहाँ से नदी वगैरह बहाते थे, फिर ऐसे पेड़ वगैरह बनाते थे और यहाँ पे एक घर बनाते थे इस तरह का, याद आया, है ना। यानी ये जो घर बना हुआ है इसकी छत कैसी है? इसकी छत कुछ इस तरीके की बनी हुई है, ऐसे इस तरीके की छत है इसकी, है ना। ऐसा घर हम लोग बनाते थे। तो जनरली जो पहाड़ वाली जगहें हैं, जो पहाड़ों पे घर बन रहे हैं या कोई भी आर्किटेक्चर अगर पहाड़ बनता है तो उसकी छत इस तरीके से बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर बर्फ़ गिरे तो बर्फ़ ऐसे फिसलते हुए नीचे आ जाए, पानी गिरे, बारिश हो, बारिश ऐसे नीचे आ जाए, ठीक है, छत पे रुकी न रहे, है ना। इसलिए जो है ऐसा स्लोप वाली छत बनती थी पहाड़ों पे, या आज भी बनती है। इस टाइप की जो छत होती है इसको बोला जाता है पिच्ड रूफ, ठीक है, ऐसे वाली छत, इसको क्या बोला जाता है? पिच्ड रूफ। और अगर हम लोग हिल एरिया के टेम्पल्स की बात करेंगे तो ये टेम्पल भी कुछ इसी तरीके की छत रखते थे, ठीक है। टेम्पल में प्रॉपर जैसे लैटिना स्टाइल वाली होती थी या रेखा प्रसाद वाली स्टाइल, जो शिखर होता था टेम्पल का, वो ऐसे शिखर तो बनेगा लेकिन शिखर के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा गैप है, फिर उसके ऊपर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा टेम्पल वगैरह हिल एरिया में बनता है ना। टेम्पल में मंडप भी रहेगा, ठीक है, टेम्पल पे मंडपा भी रहेगा, लैटिना भी रहेगा, है ना, रेखा प्रसाद स्टाइल वाला जो रहता है वो भी रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन ऊपर जो है हल्का सा ऐसा ज़रूर बना रहेगा,
ताकि बर्फ़ वगैरह उस पर रुके ना। ठीक है। अब अगर सबसे अच्छा एक और चीज़, जनरली जो हिल एरिया में घर, टेम्पल, ये सारी चीज़ें बनती हैं, उसमें वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लकड़ियों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ वाला एरिया है ना, पहाड़ों पे जंगल होंगे, लकड़ियाँ ईजिली अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे लकड़ियों का घर जनरली बना रहता था। तो होता क्या है कि इस तरीके के टेम्पल्स जो हैं पहाड़ों में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो हम लोगों को टेम्पल का मिलता है वो पंद्रीनाथ टेम्पल है। ठीक है। ये कब का बना हुआ है, तो कश्मीर में अराउंड 7th-8th सेंचुरी के आसपास एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, जिसका नाम है करकोटा डायनेस्टी या करकोटा पीरियड इसको बोला जाता है। ठीक है। ये जो डायनेस्टी थी ये कश्मीर में रूल करती थी, और ये अराउंड 7 से 8 सेंचुरी के आसपास थी। कब से कब तक थी? 7 से 8 सेंचुरी के आसपास थी कश्मीर वैली में, और हल्का फुल्का पार्ट जो है नॉर्दर्न इंडिया का भी इनके अंडर में था, लेकिन जनरली ये कश्मीर का ही माना जाएगा इनको। ठीक है। तो कश्मीर में जब ये रूल कर रहे थे तो 8th सेंचुरी में, 8 से 9 सेंचुरी के बीच में एक टेम्पल बना, उस टेम्पल का नाम रखा गया पंद्रीनाथ। ठीक है। ये सबसे फेमस आर्किटेक्चर है पूरे कश्मीर का, कश्मीर में। ठीक है। कश्मीर का ये सबसे फेमस आर्किटेक्चर है। कश्मीर के जो टेम्पल हैं उनमें से एक सबसे ये बेहतरीन एग्जाम्पल है हिल स्टाइल टेम्पल का। ठीक है। ये जो टेम्पल है इसमें स्टोन का काम है, वुड का काम है, लकड़ियों का भी यूज़ किया गया है, स्टोन का भी यूज़ किया गया है। और इस टेम्पल को अगर आप लोग देखोगे इमेज में तो इसमें आपको ये वाले स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और जो टेम्पल का शिखर है, ठीक है, इस तरीके से शिखर गया है, और इसके ऐसे गोलाई में ऐसे ऐसे चारों साइड से ऐसे ऐसे बाहर निकला हुआ है। ठीक है। फिर उसके ऊपर एक और ऐसे है, उससे भी बाहर निकला हुआ है, फिर उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। ठीक है। और टेम्पल का जो एंट्री गेट है वहाँ पे इस तरीके का गेट बना हुआ है। अभी हम इमेज में दिखाएंगे, आप लोगों को फ़ोटो दिखाएंगे, तो उस फ़ोटो से आप लोग समझ जाएंगे। 1 सेकंड वेट करिएगा, हम फ़ोटो ऐड कर रहे हैं। हाँ, ये इमेज देखो, ये पंद्रीनाथ टेम्पल का है। अब इसमें देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये शिखर देखो ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से। तो ये सब इसलिए बनाया जाता है ताकि बर्फ़ या बारिश वगैरह हो तो उसका पानी वहाँ पे रुका न रहे। ठीक है। तो ये एक फेमस स्टाइल है टेम्पल वगैरह बनाने की हिल रीजन पे। और अगर हिल रीजन की बात किया जाए जो फेमस टेम्पल हैं, ठीक है, एक जागेश्वर का टेम्पल है, ये बहुत फेमस है। और एक चंपावत का टेम्पल है पिथौरगढ़ के पास में। ठीक है। और ये दोनों जो टेम्पल हैं ये काफ़ी फेमस टेम्पल हैं कुमाऊँ रीजन के, जो स्टार्टिंग में बताए थे ना, कुमाऊँ रीजन के। ये काफ़ी 2 फेमस टेम्पल हैं जो कि इसी आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हुए हैं जैसा कश्मीर में ये आपका बना हुआ है ना, पंद्रीनाथ टेम्पल। तो हिल एरिया का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है टेम्पल का वो कुछ इसी तरीके का है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे अपना जो थोड़ा सा बचा है साउथ इंडिया का। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जो है अगली क्लास में साउथ इंडिया का पढ़ना शुरू करेंगे, साउथ इंडिया में किस तरीके से बनता है टेम्पल। और फिर एक छोटा सा टॉपिक रहेगा कि साउथ इंडिया टेम्पल की अगर बात की जाए
और जो नॉर्थ इंडिया टेम्पल हैं उनकी बात की जाए, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दोनों साइड के टेम्पल्स की, ये हम लोग पढ़ेंगे। टेम्पल के शेप वगैरह के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा बहुत बचा है वो कर लेंगे। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कल आई होप हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। कल या मैक्सिमम परसों तक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अपना मिडाइवल हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करेंगे, और फिर मिडाइवल हिस्ट्री का पढ़ने के बाद हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री की आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ के ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।